हेलो फ्रेंड्स, एक केला क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आइए हम एक वीडियो विधि शास्त्र के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम विधि शास्त्र की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र विस्तार की बात करेंगे। तो विधि शास्त्र की परिभाषा सामंड के अनुसार सबसे पहले हम समझेंगे कि विधि शास्त्र जो है ये जूरिस्प्रूडेंस शब्द से बना हुआ है, जो कि दो लैटिन शब्द से बना है। पहले है जूरिस और दूसरा है प्रूडेंसिया। जूरिस और प्रूडेंसिया, जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात विधि का ज्ञान। सामंड ने इसे विधि का विज्ञान कहा है और अल्पियन महोदय, जो कि डाइजेस्ट नामक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक में इसको विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान कहा है। इसी के साथ सीसरो ने विधि शास्त्र को ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा, जबकि लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र बताया है। और ऑस्टिन महोदय का मानना है कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का दर्शन है, और हालैंड कहते हैं कि विधि शास्त्र वास्तविक विधि का औपचारिक विज्ञान है। लास्की ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, जैसे एक मनुष्य के लिए उसके नेत्र का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई मनुष्य बिना आँख का है, बिना नेत्र का है, तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। उसी प्रकार से विधि शास्त्र जो है ये विधि के सिद्धांतों का, उसके स्रोतों का, उसकी उत्पत्ति का अध्ययन करता है। तो विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, यह कहना गलत नहीं होगा। विधि शास्त्र को सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र में बांटा गया है, और ऑस्टिन ने इसे दो वर्ग में बांटा, सामान्य विधि शास्त्र एवं विशिष्ट विधि शास्त्र। ऐसे नियम जो सामान्य होते हैं, ऐसे नियम को हम कह सकते हैं कि यह एक सामान्य विधि शास्त्र होते हैं, और जो सबके लिए होते हैं, सबके लिए एक समान होते हैं, सभी मानवों के लिए, जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, या किसी भी प्रकार की कोई भी कानून या नियम विधि बनती है जो सबके लिए एक समान होती है, वो सामान्य विधि शास्त्र कहलाता है। और जो विशिष्ट विधि शास्त्र है, विशिष्ट विधि शास्त्र एक संकीर्ण विज्ञान कहा जा सकता है। विशिष्ट विधि शास्त्र को यह एक सीमित क्षेत्र के लिए ही बनाया जाता है, या सीमित क्षेत्र पर ही अध्ययन किया जाता है। इसे एक संकीर्ण विज्ञान के रूप में कहा जा सकता है। इसके बाद सामंड ने विधि शास्त्र को 3 वर्गों में बांटा। सामंड कहते हैं कि विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक विधि शास्त्र का होना विधि शास्त्र को जो है कि सिद्ध करता है। काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि विधि शास्त्र विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक के बिना अधूरा है। ये तीनों एक दूसरे पर इतना निर्भर और एक दूसरे के इतना पूरक हैं कि इसके बिना विधि शास्त्र की कल्पना करना ठीक नहीं होगा। और जबकि आगे विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र या विश्लेषणात्मक शाखा के बारे में ऑस्टिन महोदय, जो कि इसके प्रणेता हैं, ऑस्टिन महोदय विधि शास्त्र विश्लेषणात्मक शाखा के प्रणेता माने जाते हैं, और इन्होंने विश्लेषणात्मक शाखा पे अपना विचार विस्तार से प्रकट किया हुआ है। ऐतिहासिक शाखा के लिए, ऐतिहासिक शाखा के जो प्रणेता हैं वो हेनरी मेन हैं, और इनके साथ ही साथ इसके जो समर्थक रहे हैं, इसमें आपकी मॉन्टेस्क्यू आते हैं और हीगल आते हैं। ये सभी जो विद्वान हैं, जो विधिवेत्ता हैं, ये ऐतिहासिक विचारधारा को या ऐतिहासिक शाखा को मानते हैं और उसका समर्थन करते हैं। विधि शास्त्र की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में बात करते हैं। विधि शास्त्र की उत्पत्ति, कानून संबंधी अवधारणाओं की विवेचना की जाती है विधि शास्त्र की उत्पत्ति में। विधि शास्त्र की उत्पत्ति जिस प्रकार से माना जाता है, किसी भी प्रकार की उत्पत्ति का होना, उत्पत्ति मीन्स यानी कि उसका ओरिजिन, उसका प्रारंभ होना। विधि शास्त्र की उत्पत्ति के लिए
तीन प्रकार के काल को बताया गया। सामंड ने इसको तीन प्रकार से बांटा हुआ है। और इसमें कहा गया है कि इसे पूर्व रोमन काल है पहला इसका जो समय है। उसके बाद रोमन काल आया, फिर उत्तर रोमन काल आया। पूर्व रोमन काल में अरस्तु थे। पूर्व रोमन काल में ऐसा माना जाता है कि पहले जो विद्वान हुआ करते थे, जो विधि शास्त्री होते थे या किसी भी विषय के जो विद्वान होते थे, वो एक ही विद्वान कई विषयों के बारे में अपनी विद्वता का जो है कि प्रदर्शन करते थे या वर्णन करते थे। जैसे आपके अरस्तु हो गए। अरस्तु तत्व मीमांसा और भौतिकी, नीति शास्त्र, इन सब के जो है प्रणेता माने जाते हैं या फादर हैं। इन्होंने ये सभी इनकी अकेली कृतियां हैं। शुरुआत में पूर्व रोमन काल में अलग अलग विधियों के या अलग अलग विषयों के अलग अलग विद्वान कम हुआ करते थे। तत्पश्चात हम रोमन काल में आते हैं। रोमन काल जो है ये रोम वासियों के समय को रोमन काल कहा जाता है और रोम वासियों के काल से ही विधि शास्त्र का उत्पन्न माना जाता है। रोम के शासक जो जस्टिनियन थे, रोम के शासक जस्टिनियन ने सभी प्रकार के जो अधिनियम या नियम हुआ करते थे उनका संग्रह कराया और तब से विधि शास्त्र का उत्पत्ति या इसका जन्म माना जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकार जो पूर्व रोमन काल है, पूर्व रोमन काल में जिनमें अधिकार, दायित्व, स्वामित्व संबंधी अवधारणाएं या उपच्छा आदि के सामान्य एवं व्यापक स्वरूप का निरूपण किया जाता है, तो ये आपके रोमन काल की बात होती है। फिर आप उत्तर रोमन काल में देखा जाए तो थॉमस एक्विनास हैं। थॉमस एक्विनास ने विधि शास्त्र को धर्म दर्शन से जोड़ने का प्रयास किया। थॉमस एक्विनास का मानना है कि जो उत्तर रोमन काल है, उत्तर रोमन काल में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने विधि शास्त्र को धर्म दर्शन से जोड़ने की प्रयास करी और इसे एक धर्म दर्शन की शाखा माना है। भारतीय परिदृश्य में विधि शास्त्र सदाचार और स्मृतिकारों और टीकाकारों की कृतियों पर आधारित है और भारतीय परिदृश्य में ही विधि शास्त्र के साथ हम जब अध्ययन करते हैं तो 20वीं शताब्दी के आसपास लोकहितवाद का जो है बड़ा महत्व है, जिसके प्रणेता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती जी ने इसका जो है कि सूत्रपात किया है लोकहितवाद का। तत्पश्चात हम प्राकृतिक विधि की बात करते हैं। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत जो है, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को सबसे पहले फ्रीडमैन ने इस पर अपना विचार दिया और इसका जो जन्म हुआ वो प्राचीन यूनान से हुआ। प्राकृतिक विधि का जन्म प्राचीन यूनान से हुआ और इस पर अपना जो विचार प्रकट किया है फ्रीडमैन ने प्राकृतिक विधि को कहा है तर्क एवं विवेक पर आधारित विधि को जो है प्राकृतिक विधि कहा जाता है। प्राकृतिक विधि को भी यूनानी काल, स्टोइक काल में महत्व ज़्यादा दिया गया। यूनान से प्राकृतिक विधि का उद्भव माना जाता है। उसके बाद इसमें स्टोइक काल में भी महत्व दिया गया। स्टोइक काल में सुकरात हुए, प्लेटो हुए और अरस्तु हुए। सुकरात ने कहा कि जो प्राकृतिक विधि है, जैसे मानवों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम हैं, जितनी भी विधियां हैं, ये विधियां केवल और केवल मानवों पर आधारित होती हैं और मानवों के लिए ही होती हैं, जबकि जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव जीव सभी के लिए जो एक सामान्य नियम होता है, जो एक प्राकृतिक नियम होता है, उसे हम प्राकृतिक विधि कहते हैं। और इनका जन्म जो है स्टोइक काल या उससे पहले यूनानी काल से माना जाता है। साथ ही साथ सुकरात के बताए गए बातों को और भी विस्तार से और उसे और बल प्रकट करते हुए उनके जो शिष्य थे प्लेटो ने प्राकृतिक विधि को आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार किया।
प्राकृतिक विधि को आदर्श राज्य के रूप में इसका विस्तार करते हुए प्लेटो ने काफ़ी काम किया। तत्पश्चात अरस्तु ने इसे तार्किक आधार पर विकसित किया। प्राकृतिक विधि को तार्किक आधार पर विकसित करने का कार्य अरस्तु ने किया। फिर हम आगे एक जो आपके विधि शास्त्र का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, राज्य है, प्रभुता, शक्ति, विधि तथा न्याय प्रशासन है। राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से होता है जिसे हम राज्य कहते हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन माना जाता है। राज्य शब्द का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किया। उसके बाद राज्य जो कि अंग्रेजी शब्द से बनता है स्टेट, और स्टेट लैटिन शब्द से स्टेटस से बना हुआ है। स्टेटस मीन्स होता है प्रास्थिति। बोसांके ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि राज्य समस्त जीवन की क्रियात्मक धारणा है। समस्त जीवन की क्रियात्मक धारणा को राज्य कहा जा सकता है। और जबकि कुछ विद्वानों ने राज्य को शक्तिपुंज माना है, कुछ विद्वानों ने इसे जन कल्याणकारी व्यवस्था कहा, और जब कुछ विद्वानों ने इसे राज्य जन कल्याणकारी व्यवस्था समाज कहा है। राज्य की उत्पत्ति जो है ऑस्टिन संप्रभु का पर्यायवाची मानता है। ऑस्टिन जो है राज्य को संप्रभु का पर्यायवाची मानते हैं। और राज्य के आवश्यक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व हैं, जैसे जनसंख्या हुआ, और एक भूभाग हुआ, सरकार होता है, और संप्रभुता शक्ति होती है। संप्रभुता शक्ति, जनसंख्या, भूभाग और सरकार। किसी भी राज्य की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की जनसंख्या है, जनता है। बिना जनता या बिना जनसंख्या का सरकार की उत्पत्ति की कल्पना करना भी गलत होगा। जब जनसंख्या होगी तभी सरकार का उद्भव या उत्पत्ति हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग जो है, महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है राज्य का, वह है भूभाग। एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जिस निश्चित स्थान में जीव और मानव रहते हैं, वहाँ पे बसते हैं, वहाँ अधिवास करते हैं, उस स्थान में हम राज्य की उत्पत्ति का एक कल्पना किया जा सकता है। और तीसरा जो आवश्यक तत्व है सरकार। किसी भी राज्य की उत्पत्ति के लिए सरकार का होना जरूरी है, क्योंकि सरकार वहाँ के सभी मानवों को, जीवों को, जो जनता है, जो जनसंख्या है, उनके लिए एक नियम बनाएगा, एक कानून बनाता है, और उस कानून के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को नियंत्रित और नियमित किया जाता है, विनियमित किया जाता है। उसके बाद आपका जो चौथा आवश्यक तत्व है संप्रभुता शक्ति। संप्रभुता शक्ति का तात्पर्य यह होता है कि राज्य की को संप्रभु होना चाहिए। राज्य संप्रभु हो, स्वयं उसकी अपनी एक शक्ति होनी चाहिए, वह स्वयं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन न हो। किसी भी प्रकार की आंतरिक या बाह्य शक्ति के अधीन न होना संप्रभुता को दर्शाता है। तत्पश्चात अगला जो बिंदु है आपके विधि शास्त्र का, वह है दंड का सिद्धांत। दंड के सिद्धांत में हम 5 प्रकार के दंड के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। विधि शास्त्र में 5 प्रकार के दंड के सिद्धांत को बताया गया है। पहला है आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को टीट फॉर टाट कहा गया है। कांट ने प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को टीट फॉर टाट कहा है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जो दंड का सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, इसमें आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ होता है। यह बिल्कुल कह सकते हैं कि एक अनुपात के रूप में दंड दिया जाता है। यदि किसी ने किसी का आंख फोड़ा है तो उसके बदले में जिसने आंख फोड़ा है उसका आंख फोड़ देना, अर्थात प्रतिशोध की भावना रखना, जिसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत जो है वो है आपका प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में जो आपके दंड शास्त्री रहे हैं, दंड शास्त्री बकारिया,
दंड शास्त्री बकारिया के अनुसार उन्होंने कहा कि व्यक्ति को न तो कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए और न ही उसे यातना दिया जाना चाहिए, बल्कि उसे सुधरने का एक अवसर या प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति को हम दंड न दें, अगर उन्हें हम सजा न दें, उन्हें हम यातना न दें, तो उनके मन में भय नहीं पैदा होगा, और जब तक भय नहीं होता है तब तक व्यक्ति अपराध की प्रवृत्ति को अपनाता है और अपराध की पुनरावृत्ति करता रहता है। इसलिए प्रतिरोधात्मक सिद्धांत में किसी भी अपराधी को दंड दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था, जिससे उसके मन में भय पैदा हो और वह स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति को त्याग दे, और उससे भी जो हमारे समाज के अन्य व्यक्ति हैं, जो अन्य नागरिक हैं, वह भी उससे कुछ सीख ले और उनके भी मन में आपराधिक प्रवृत्ति न पनपने पाए और वो भी अपराध से दूर रहें, अपराध करने से बचें। तीसरा जो आपका अपराध दंड का सिद्धांत है, तीसरा दंड का सिद्धांत है प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत के संदर्भ में हीगल महोदय ने कहा हुआ है कि कारागार में प्रायश्चित करने हेतु जो अपराधी होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और वो कारागार में रह करके प्रायश्चित करते हैं और अपने किए हुए बुरे कर्मों को त्यागने की कोशिश करते हैं, कि पश्चाताप करते हैं और आगे से ऐसे कार्य न करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, निश्चय करते हैं कि यह कार्य जो भी हमने बुरा कार्य किया वह गलत किया और आप आगे से ऐसा बुरा कार्य नहीं करेंगे, जिसे प्रायश्चितात्मक सिद्धांत कहा जाता है। तत्पश्चात जो आपका चौथा सिद्धांत है वह है निरोधात्मक सिद्धांत। निरोधात्मक सिद्धांत जो है ये प्रतिरोधात्मक सिद्धांत से मिलता जुलता एक सिद्धांत है। निरोधात्मक सिद्धांत में यह प्रयास किया जाता है कि जो अपराधी हैं या अपराध करने जैसी जो विचार रखते हैं उन्हें अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाए, उन्हें अपराध न किया जाए, जिससे अपराध को होने से बचाया जाए, तो इसे हम निरोधात्मक सिद्धांत कहते हैं। और जो आपराधिक प्रवृत्ति को मन में रखते हैं या अपराध करने जैसी कल्पना करते हैं या योजना बनाते हैं, उनकी योजना को विफल कर दिया जाना और उन्हें अपराध करने से पहले रोक देना, निरोध कर देना निरोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात निरोधात्मक सिद्धांत के बाद सुधारात्मक सिद्धांत आया। सुधारात्मक जो कि सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वर्तमान समय में यह बहुत प्रचलन में है। 2 शताब्दियों से हुई जो वैज्ञानिक प्रगति एवं सभ्यता के विकास के कारण मानव सभ्यता में बहुत विकास हुआ, वैज्ञानिक प्रगति हुई और सभ्यता का भी विकास हुआ। जो सुधारात्मक सिद्धांत है, सुधारात्मक सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि किसी भी व्यक्ति का एक भविष्य होता है और उसका एक अतीत होता है, तो उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए या उसके भविष्य को नष्ट न करने के उद्देश्य से सुधारात्मक सिद्धांत का जो है पालन किया जाता है। और सुधारात्मक सिद्धांत में जैसे आपके कुछ उपाय हैं। सुधारात्मक सिद्धांत में पैरोल हो गया, परिवीक्षा हो गया और फरलो हो गया। पैरोल जो होता है यह एक प्रकार का सशर्त उन्मुक्ति को पैरोल कहा जाता है। जैसे कोई अपराधी है जो कि कारागार में बंद है, तो उसे किसी शर्त के अनुसार, किसी शर्त के आधार पर कुछ समय के लिए कारागार से बाहर भेजा जाता है, जिससे वह जा कर के अपना कोई कार्य करे या अपने परिवार से मिले। और परिवार से मिलने के बाद जितने समय के लिए उसे पैरोल पर बाहर छोड़ा गया रहता है, उतने समय के बाद वह पुनः कारागार में वापस आ जाता है। जो परिवीक्षा है, परिवीक्षा को दंडादेश के निलंबन के रूप में माना जाता है। इसे आप दंडादेश के निलंबन कर सकते हैं। परिवीक्षा से तात्पर्य यह है कि किसी अपराधी को कारागार में न भेज करके उसे कारागार से बाहर जो परिवीक्षक होते हैं, परिवीक्षक अधिकारियों के देख रेख में
वह बाहर रह करके समाज में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता है और स्वयं सुधरने की कोशिश करता है, एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करता है, जिसे परिवीक्षा कहा जाता है। तत्पश्चात फरलो होता है। फरलो जो है यह भी पैरोल जैसा ही एक नियम है, लेकिन यह अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह फरलो के बारे में आदर्श कारागार पुस्तिका 2016 के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। फरलो और पैरोल के बीच दोनों के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश पांडुरंग दावरेकर के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा कि जो पैरोल होता है यह सशर्त उन्मुक्ति होता है, जबकि फरलो किसी शर्त पर नहीं होता है। इसे व्यक्ति को सुधरने के लिए, समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए, परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए बिना किसी शर्त का या शर्त पर भी छोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं, अपराधी को छोड़ना ठीक नहीं होगा, उसे कारागार से बाहर रखना ठीक नहीं होगा, तो उसे नहीं भी बाहर छोड़ा जा सकता है, जिसे फरलो कहा जाता है। फरलो अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता है, जबकि पैरोल सशर्त उन्मुक्ति होने के कारण यह एक अधिकार के रूप में होता है, प्राप्त होता है अधिकारों को। तत्पश्चात हम विधि के स्रोत के बारे में बात करेंगे। विधि के स्रोत में रूढ़ियाँ आती हैं, विधान आता है, न्यायिक पूर्व निर्णय आते हैं और साम्या आता है। साम्या के ये 4 प्रकार के जो स्रोत हैं, ये विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला हो गया जो रूढ़ि स्रोत में आपका जैसे भौतिक स्रोत भी हो गया, ऐतिहासिक स्रोत हो गया। रूढ़ि को कहा जाता है कि ऐसा कोई चलन या ऐसा कोई प्रचलन जो कि एक रूप जिस प्राचीन समय से जिसमें एक रूपता हो, निश्चितता हो और जो लोकहित में हो, लोक नीति के विरुद्ध न हो और युक्त होना चाहिए, ऐसे नियम को रूढ़ि कहा जाता है। और ऐतिहासिक सिद्धांत जो है यह रूढ़ि के आधार पर ही बना हुआ है और ऐतिहासिक सिद्धांत रूढ़ि को मान्यता भी देता है। ऑस्टिन महोदय जो कि विधान की बात करते हैं, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपका विधान कहा गया है कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि का निर्माण होता है, उसमें संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, विधि में कुछ संस्थापित किया जाता है या कुछ निरसित किया जाता है, उसे विधान कहा जाता है। विधान फिर से ऑस्टिन महोदय ने कहा कि ऐसे सभी वैधानिक कृत्य जिनके परिणाम स्वरूप विधि का निर्माण होता है, संशोधन होता है, परिवर्तन होता है, उसमें कुछ संस्थापित करते हैं या उस विधि से कुछ निरसित किया जाता है, ऐसे कार्य को विधान कहा जाता है। विधान 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, लेजिस प्लस लेसियो। लेजिस का मतलब होता है विधि और लेसियो का मतलब होता है प्रस्थापना या निर्माण, अर्थात लेजिस का तात्पर्य हुआ विधि का निर्माण करना। अधिनियमित तथा अधिनियमित विधि, ये विधान के प्रकार हो गए। विधान के प्रकार में सामंड के अनुसार विधान को 2 प्रकार में बांटा गया है। सामंड ने विधान को 2 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है सर्वोच्च विधान और दूसरा जो विधान है वो है अधीनस्थ विधान। सर्वोच्च विधान जिसका उद्भव राज्य की प्रभुता शक्ति से होता है, उसे सर्वोच्च विधान कहा जाता है। सर्वोच्च विधान किसी विधान के अधीन नहीं होता है, यह स्वयं में सर्वोच्च और श्रेष्ठ होता है। अधीनस्थ विधान से मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्मित होते हैं और ये सर्वोच्च विधि के
अधीन होते हैं। इनका जो अस्तित्व और वैधता होता है ये सर्वोच्च विधि के अधीन रह करके होता है, या सर्वोच्च विधि पर ही निर्भर करता है इनका अस्तित्व और इनकी वैधता। 19वीं शताब्दी में अब हम तीसरा जो विधान है, एक महत्वपूर्ण विकल्प है, एक महत्वपूर्ण ऑप्शन है आपका, जो प्रत्यायोजित विधान है। प्रत्यायोजित विधान को मेटलैंड ने 19वीं शताब्दी में इसके बारे में जो है कि बात किया, इस पर प्रकाश डाला 19वीं शताब्दी में मेटलैंड ने। ब्रिटेन के 1832 के सुधार अधिनियम से माना जाता है इस विधान को, जिसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। ब्रिटेन के जो 1832 का सुधार अधिनियम रहा, वहाँ से प्रत्यायोजित विधान की मान्यता मानी जाती है, वहाँ से इसका शुरुआत मानते हैं। और 19वीं शताब्दी में मेटलैंड ने इस पर अपना महत्वपूर्ण प्रकाश डाला हुआ है। प्रत्यायोजित विधान जो होता है, प्रत्यायोजित विधान किसी जो आपके सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति के द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं या अधीनस्थ शक्ति को कुछ कार्य, कुछ अधिकार या कुछ नियम सौंप दिए जाते हैं, उसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। सर्वोच्च शक्ति के द्वारा प्रत्यायोजित किया गया विधि को जो अधीनस्थ विधान को दिया जाता है उसे प्रत्यायोजित विधान कहा जाता है। और प्रत्यायोजित विधान के जो कारण है, जो विधान को प्रत्यायोजित किया जाता है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे समय का अभाव हो गया। अगर समय का अभाव है, हर कार्य को या हर विधि विधान को संचालित कर पाना केवल और केवल सर्वोच्च विधान के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए उन्हें समय की आवश्यकता होती है, और जब समय अधिक लगेगा, इस वजह से समय का अभाव होने के कारण अपने अधीनस्थ को विधान को सौंप दिया जाता है। ये हो गया आपका पहला कारण, समय का अभाव। दूसरा है तकनीकी ज्ञान की कमी। कुछ तकनीकियों की कमी होने के नाते भी जो है कुछ विधान को प्रत्यायोजित कर दिया जाता है, जिसे प्रत्यायोजित विधान कहते हैं। तो ये दूसरा कारण हुआ प्रत्यायोजित करने का, जो तकनीकी ज्ञान की कमी है। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण कारण है प्रत्यायोजन का, वो है आपातकालीन समय या आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति में भी विधान का प्रत्यायोजन किया जाता है। और चौथा जो है प्रायोगिकता के कारण, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर्वोच्च शक्ति अपने अधीनस्थ शक्ति को कुछ विधियों को सौंपता है, जिससे कि वह उस पर एक एक्सपेरिमेंट कर सके। यदि वह इन्फोर्स हो सकता है, इनेक्ट हो सकता है, तो उसे लागू किया जाता है, अदरवाइज उसे खत्म कर देते हैं, समाप्त कर दिया जाता है। अब हम आगे एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है न्यायिक पूर्व निर्णय, जो कि विधि के स्रोत का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, तीसरा वर्ग है, वो है न्यायिक पूर्व निर्णय। न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में सामंत महोदय कहते हैं कि यह न्यायाधीशों के द्वारा या न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो पूर्व में न्याय निर्णय होते हैं, उसके आधार पर समयानुसार इसका उदाहरण लेकर के या इसका सहारा लेकर के इसके आधार पर भी कुछ विधियों और नियम का निर्माण किया जाता है, जिसके आधार पर विधि का जन्म होता है या किसी नए नियम का जन्म होता है। इसे जो तीसरा है, इसलिए इसे न्यायिक पूर्व निर्णय को विधि के स्रोत के रूप में माना जाता है। चौथा जो है विधि का स्रोत वह है साम्या। साम्या जो है, साम्या को इंग्लिश में इक्विटी कहा जाता है, और यह लैटिन शब्द इक्विटास से हुआ है। इक्विटास का अर्थ होता है समानीकरण, यानी कि एक समान। और साम्या जो है, साम्या का तात्पर्य औचित्य या न्यायिकता से है, न्यायिकता या औचित्य से माना जाता है। और साम्या इंग्लैंड के कॉमन लॉ में विशिष्ट स्थान रखता है। तो यह एक छोटा सा वीडियो रहा, इस पर आप लोगों के लिए मैंने प्रयास करा है इसे
इससे आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सहयोग और लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में। आप इसे देखें और इसको एक बार दो बार सुनेंगे, परीक्षा में आप इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे। जय हिंद।